हाँ जी, on yesterday lecture we were discussing about the applications of Newton's second law of motion. न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, एक एथलीट के बारे में बताया था। इसके अलावा एक कराटे प्लेयर के बारे में डिस्कस किया था हमने, क्रिकेट प्लेयर के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो हमने बॉल को कैच करने वाला एग्जांपल लिया था। तो क्रिकेट बॉल जो होती है, प्लेयर जब उसको कैच करेगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरी स्टेटमेंट याद रखनी होगी। तो फील्डर क्या करता है, फील्डर विल लोअर्स हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाता है जब वो बॉल को कैच कर रहा होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ही विल इंक्रीजिंग द टाइम टू डिक्रीजिंग द मोमेंटम। तो वो क्या कर रहा है, टाइम टेकन को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। देखो मोमेंटम में तो चेंज होगा ही, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, बाद में उसने बॉल को कैच किया तो रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम उसका लार्ज था, बड़ा था, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम ये तो होगा ही। और क्या इंक्रीज कर रहा है वो टाइम टेकन को इंक्रीज कर रहा है। हम चेंज इन मोमेंटम के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो मास है, ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, और वो जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा है वो आ रहा होगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो भी रहेगी वो वैसे ही रहेगी, लेकिन ये क्या इंक्रीज कर देते हैं, he will increase the time taken to decrease its momentum। वो टाइम को इंक्रीज कर देता है, इस मोमेंटम के चेंज होने में जो भी टाइम लग रहा है, वो टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके हाथों पर भी कम फोर्स लगेगा जब बॉल आकर के स्ट्राइक करेगी। एक तो ये एग्जांपल बताया था। दूसरा मैंने आपको कराटे प्लेयर का एग्जांपल बताया था। कराटे प्लेयर के केस में, इसमें फर्स्ट केस का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। कैसे, कराटे प्लेयर जब फर्स्ट टाइल को स्ट्राइक करता है तो वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्ट्राइक करता है। तो वो क्या करता है, अपने हाथ को ऐसा पीछे की तरफ लेकर के जाता है और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसके पास मोमेंटम आता है और सडनली टाइल को स्ट्राइक करता है। और सडनली अगर वो टाइल को स्ट्राइक करता है तो उस केस में क्या होता है, तो कोलिजन का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फोर्स लार्ज लगेगा, और उसी लार्ज फोर्स के कारण क्या होगा, जो टाइल है वो टूट जाएगी। लार्ज फोर्स के कारण टाइल टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वो टाइल जाकर के नेक्स्ट टाइल से कोलाइड करेगी तो नेक्स्ट भी टूट जाएगी। इस तरह से मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, तो आगे से आगे टाइल सारी टूटती जाएंगी। तो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको किसका बताया था, सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कराटे प्लेयर का। कराटे प्लेयर विल ब्रेक द stack of tiles with single blow of his hand। एक ही झटके में सारी टाइल्स को तोड़ देता है। थर्ड हमने इसमें डिस्कस किया था हाई जंपिंग एथलीट का एग्जांपल। हाई जंपिंग एथलीट, तो हाई जंपिंग एथलीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब वो आकर के जंप करेगा तो उसमें कंक्रीट का फ्लोर नहीं लगाते हैं, हम या तो कुशन लगाएंगे या हीप ऑफ सैंड, मिट्टी का ढेर लगा देंगे, ताकि वो जब आकर के उस पर जंप करेगा तो उसका मोमेंटम जो है वो जेंटली क्या हो, डिक्रीज हो, सो दैट
इट्स मोमेंटम चेंजेस जेंटली। अचानक से चेंज नहीं होना चाहिए मोमेंटम, so that its momentum changes gently। तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको फोर्स उसके और उस पर फोर्स कम लगेगा। एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं हम लोग। कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स। कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स। कार्स में सीट बेल्ट होती है, उसका क्या काम है? इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो भी पर्सन उस कार में बैठा होगा वो मूव कर रहा है और उसके पास मास है, तो बेसिकली जो भी पर्सन उस कार में बैठे हैं, जो कार मूव कर रही है, उस केस में उनके मास और उनकी वेलोसिटी के कारण उनके पास कुछ मोमेंटम होगा। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस में क्या होगा? उनका जो मोमेंटम है वो अचानक से जीरो हो जाएगा। तो सडनली जीरो होगा तो सामने डैशबोर्ड से जाकर के वो टकराएंगे, तो चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए सीट बेल्ट का यूज किया जाता है। अब सीट बेल्ट जो होती है वो मोमेंटम को सडनली डिक्रीज कर देती है या जेंटली डिक्रीज करती है? तो आंसर है ये जेंटली डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस मोमेंटम जेंटली। ओके, जो सीट बेल्ट है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है आगे की तरफ। जब झटका लगता है, जब एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में सीट बेल्ट थोड़ी सी आगे की तरफ स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का मोमेंटम है वो जेंटली रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं है अचानक से रिड्यूस होगा। अगर सीट बेल्ट पूरी एकदम फिक्स कर रखी है हमने, तो इस केस में क्या होगा? जैसे ही एक्सीडेंट होगा, कोलिजन होगा, तो जो भी पर्सन था उसका लार्ज मोमेंटम था, वो लार्ज मोमेंटम सडनली जीरो होगा। सडनली जीरो होगा तो जहां पर बेल्ट लगी होगी वहां की बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगी। वहां की बोन्स क्या हो जाएंगी? फ्रैक्चर हो जाएंगी। क्योंकि अगर वो बेल्ट को एकदम फिक्स कर रखा है, वो आगे की तरफ थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो उस केस में वो हमें इंजरी देगी, चोट देगी। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं? सीट बेल्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की जगह देते हैं। तो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट थोड़ा स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम तो कम होता है, मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन जेंटली होता है, धीरे धीरे होता है। तो उस केस में टाइम ज्यादा लगेगा, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? मोमेंटम विल चेंज, बट द टाइम ऑफ चेंजिंग द मोमेंटम इज इंक्रीज। जो मोमेंटम के चेंज होने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा। तो एक एग्जांपल ये सीट बेल्ट वाला लिख सकते हैं। तो कार्स के अंदर सीट बेल्ट इसीलिए प्रोवाइडेड होते हैं, ताकि हमारा जो मोमेंटम है वो जेंटली रिड्यूस किया जा सके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सीख लेना किस तरह से सॉल्व करने। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज a cricket ball of mass 70 gram a cricket ball of mass 70 ग्राम, ग्राम का सिंबल स्मॉल जी होता है, इज मूविंग विद, जी एम नहीं लिखा जाता ग्राम को, is moving with a velocity of 5 meter per second, is moving with a velocity of 5 meter per second and stopped by a player and stopped by a player in 0.7 seconds। सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस होता है, एस ई सी नहीं लिखा जाता, या तो पूरी स्पेलिंग लिखोगे सेकेंड की या फिर स्मॉल एस लिखोगे। What is the force applied by the player to stop the ball? What is the force
applied by the player to stop the ball. तो प्लेयर ने कितना फोर्स लगाया इस बॉल को रोकने के लिए, इसको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब सुनिए, सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज क्या क्या हैं इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन क्वांटिटीज आर मास इज गिवन 70 ग्राम। एसआई यूनिट ग्राम्स नहीं होती है, एसआई यूनिट किलोग्राम्स होती है। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये 0.07 हो जाएगा, 0.07 किलोग्राम। तो किलोग्राम में इसको 0.07 लिखा जाएगा। इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे डिसाइड किया 5 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, बाद में उसको रोक लिया गया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज एट लास्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसके बाद में कितना टाइम ले रहा है ये इसको रोकने में, इसकी वेलोसिटी को 5 से 0 करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आंसर है 0.7 सेकेंड्स। तो इसको दोनों फॉर्मूला से किया जा सकता है। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, mv माइनस mu डिवाइड बाई टी, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ma। और a को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आंसर है v माइनस यू अपॉन टी से। एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इसमें फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0, initial velocity is 5 and the time taken to change this velocity is 0.7 seconds. So answer will be minus 5 upon 0.7 meter per second square. This is the unit of acceleration. तो हमने acceleration को फाइंड करके रख लिया। अब acceleration को कैलकुलेट करके रख लिया, तो हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला में, फोर्स के फॉर्मूला में। तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू ma, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma, पुट द वैल्यू ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। मास कितना गिवन है, तो आंसर है मास गिवन है 0.07 किलोग्राम। किलोग्राम वाली टर्म को लिखना है। स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट 7 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में क्वेश्चन को सोल्व करना है। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है -5 अपॉन 0.7। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को हटा देते हैं। ये पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर अपस्टेयर्स में 10 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बनी, ये 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 10। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, -5/10, -5/10 होता है -0.5 न्यूटन। माइनस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, द फोर्स विल बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। हियर negative sign indicates that the force must be exerted, the force must be exerted, exerted मतलब लगाया जाना चाहिए, must be exerted in the opposite direction of, in the opposite direction of motion of ball। तो ये जो बॉल थी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, और लास्ट में जाकर के इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि जो प्लेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करते हैं, 0.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स तो 0.5 न्यूटन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। माइनस सिर्फ किसको बता रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इसका सोल्यूशन है।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम falls from a height of 5 meter per second. Okay, so now the next question. इसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर की नॉलेज भी काम आएगी, जैसे कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया था, तो आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पता होनी चाहिए न्यूटन की, वो भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी पड़े, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़े, तो ये भी पॉसिबल है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़े, तो उसमें हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेंगी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। A ball of mass 200 gram. Next question is a ball of mass 200 gram falls from a height of 5 meter. Falls from a height of 5 meter. What force is applied by the floor? What force is applied by the floor? देखिए, इसने सिर्फ ये पूछा है कि फ्लोर के साथ जब वो स्ट्राइक करेगी तो फ्लोर उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा। तो हमारे पास ये इसका डायग्राम हो गया, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो बॉल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और कितने मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से इसको इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा, ये हाइट बता रखी है, तो आपको डिस्टेंस बता रखा है। देखो, अब ना इनिशियल वेलोसिटी पता है ना फाइनल वेलोसिटी पता है। फाइनल वेलोसिटी तो चलो हम बता देंगे कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो किस में आ जाएगा, तो रेस्ट में आएगा, या किसी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो आंसर है किसी फाइनल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, रेस्ट में नहीं आएगा। ये इनिशियली किस में था, ये इनिशियली रेस्ट में था। मैंने आपको ये दोनों केसेस एक्सप्लेन किए थे, मैंने आपको ये दोनों केसेस क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट। तो 2 केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इन सब चीजों को यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। व्हाट फोर्स इज अप्लाइड बाय द फ्लोर एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम में इसमें ये बॉल जो है इसका मास गिवन है, इसका मास आपको बता रखा है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब हुआ डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सो दिस विल बी 0.2 किलोग्राम एंड इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, ग्राउंड इस पर फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो बॉल किस में आएगी, रेस्ट में आएगी। और हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे तो इसके साथ कोलाइड करके ये वापस ऊपर की तरफ जंप करे, तो वो तो उसका नेक्स्ट केस हो गया कि कोलिजन के बाद क्या होगा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर में। कोलिजन के बाद क्या होगा उसको हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, वर्क एनर्जी चैप्टर में। अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो ग्राउंड इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। एंड डिस्टेंस आपको गिवन है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, तो आंसर है 5 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये जो बॉल है अगर 5 मीटर की हाइट से रिलीज की जा रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम डायग्राम के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जब इसको रिलीज किया जा रहा है तब इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी कुछ फाइनल वेलोसिटी से, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बता रखी है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, ब्रैकेट में आगे लिख रखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट दे रखी है।
तो हमें फिर ये डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 आ रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे की तरफ अगर ये गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी पहले जब रिलीज किया तब 0 थी, कुछ सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10, फिर 20, फिर 30, तो हर एक सेकंड में कितना चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। तो यही तो एक्सीलरेशन गिवन है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या पुट करते, नेगेटिव पुट करते। तो मैंने आपको वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड एंड व्हेन ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, दोनों केसेस को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इस केस में एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लिखना है आपको। अब देखो हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे कैलकुलेट करके, ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दे रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज 0.2 किलोग्राम and acceleration is 10 meter per second square. So this will apply the force of 20 Newton. तो फ्लोर जो है वो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, तो आंसर है 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया होता तो हमें पहले क्या करना पड़ता, तो हमें पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना पड़ता। तो इस केस में जस्ट वेट, ओके, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 0.2 इंटू 10, दिस विल बी 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स फ्लोर अप्लाई करेगा बॉल को रोकने के लिए। ओके, अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ता। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए टाइम भी रिक्वायर होता। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता, फिर क्वेश्चन में आपको एक तो टाइम बताया होता कि कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और आपको क्या गिवन होती, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो चलो 0 लिख देंगे हम लोग, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था। फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन होगी और टाइम गिवन होगा, तब जाकर के हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें, ऑलरेडी गिवन था।